नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम लोग कुछ एक विशेष ऐसे टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसको लेकर के आप सुनते तो होंगे लेकिन ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हो कि आखिर ये ब्रिटेन क्या है। ब्रिटेन ब्रिटेन ज्यादातर लोग इसको एक देश समझ लेते, ब्रिटेन। फिर आप सुनते होंगे इंग्लैंड, इंग्लैंड, ठीक है। फिर सुनते होंगे यूके। ये तीन शब्द ऐसे आते हैं जो किसी देश विशेष के नाम पे आते हैं, लेकिन अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये तीनों किसी एक देश को इंगित करने के बावजूद भी पृथक पृथक है। जैसे आप अपने देश के बारे में देखते होंगे, इंडिया को भारत भी कहा जाता है, हिंदुस्तान भी कहा जाता है। लोग तो कई तरह से शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन सबों का अर्थ एक ही होता है। अगर हिंदुस्तान कहते हैं तभी इंडिया के बारे में कह रहे हैं, भारत कहते हैं तब भी इंडिया के बारे में कह रहे हैं। लेकिन इनके यहाँ क्या है कि अगर आपने इंग्लैंड कहा तो सेंस एक आता है, अर्थ और जाता है। ब्रिटेन का भी कुछ और मतलब चला जाएगा, यूके का कुछ और मतलब चला जाएगा, और इन्हें अलग अलग क्यों कहते हैं इसी को आज हम लोग समझेंगे। आखिर इन तीनों का अलग अलग अर्थ क्या है, इंग्लैंड क्या है, ब्रिटेन क्या है, और यूनाइटेड किंगडम क्या है, यूके क्या है। देखिए ये वर्ल्ड का मैप है, इसमें ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला, यही है इंग्लैंड का, ब्रिटेन का। ये देखें, ये वाला एरिया, ये देखिए, ये है, ये आयरलैंड है, ठीक। और ये वाली पूरी जो भूमि है ये ब्रिटेन की दिख रही है। और ये है स्पेन, ये पुर्तगाल, और ये फ्रांस। इसी दोनों के बीच में इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल, ठीक, यही है। अब आपको हम इसको अलग से पृथक रूप में दिखाएं। ये देखें, यहाँ पे उसी को हम ले आकर के अब यहाँ रख रहे हैं। इसी सारे भूखंड के बारे में जब आप समझ लेंगे तो पता चलेगा कि आखिर इंग्लैंड क्यों क्या है, ब्रिटेन क्या है, यूनाइटेड किंगडम क्या है, आयरलैंड क्या है। दरअसल ब्रिटेन नाम का कोई देश 18वीं शताब्दी तक था ही नहीं। ये चारों अलग अलग एक द्वीपीय खंड है। जैसे अगर देखेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे वेल्स अलग दिख रहा है, वेल्स, ये चारों अलग। देखिए नंबर 1 पे अगर आ जाएगा तो इंग्लैंड आ गया, इंग्लैंड। दूसरे नंबर पे अगर आपको दिखेगा तो वेल्स हो गया। तीसरे पे अगर आप इसको देखें तो ये वाला एरिया ऊपर वाला, ये वाला, ये हो जाएगा स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड। और ये चौथा वाला जो है ये आयरलैंड, ये है आयरलैंड, ठीक। अब इसी को ध्यान से देखिएगा, ये 4 मुख्य भूमिखंड है। ये इंग्लैंड का है, ये वेल्स का है, ये स्कॉटलैंड का है, और ये आयरलैंड का है। ये 4 मुख्य भूमिखंड है। इसके अलावा भी बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं, लेकिन मुख्य रूप में यही 4 है, ठीक है। अब इन चारों में इनकी अलग सांस्कृतिक विशेषता थी, इनकी अलग राजनीतिक परंपराएं भी थी, यहां तक कि भाषाएं भी इनकी अलग थी। ऐसा नहीं कि सारे लोग इंग्लिश ही बोलते थे। यहाँ के लोग, इंग्लैंड वाले, इंग्लिश कहे जाते हैं। इंग्लिश सिर्फ भाषा ही नहीं बल्कि किसी देश के नागरिकों को भी इंग्लिश कहा जाता है, वो है इंग्लैंड के। जैसे हम लोग इंडियन कहे जाते हैं, वैसे उनके इंग्लैंड वाले इंग्लिश कहे जाते हैं, इनकी भाषा भी इंग्लिश है, ठीक है। और जो स्कॉटलैंड के हैं उनको स्कॉटिश कहा जाता है, स्कॉटिश, स्कॉटिश कहा। ऐसे जब वेल्स का तो वेल्स ही है, आयरलैंड का हो जाता है आयरिश हो जाते हैं, ये आयरिश हो जाते हैं। ये इनकी सभ्यता और इनके नागरिकों का नाम हो जाता है, उपनाम। अब अगर ध्यान दें इसमें, अब सोचे कि ये इंग्लैंड है, मुख्य भूमि इंग्लैंड का,
आखिर ऐसा क्या हुआ कि सारे लोग अंग्रेजी बोलने लगे? हुआ क्या कि 16वीं शताब्दी के अंतिम में, आप लोग ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम जरूर सुने होंगे। जब भारत देश को सारे यूरोपीय देश ढूंढ ढूंढ करके उसके साथ व्यापार करने की कोशिश कर रहे थे, पुर्तगालियों ने इन्हें पा लिया था भारत को 15वीं शताब्दी में ही, 1498 में ही आ गए थे। उसके बाद उन्हीं के देखी देखा इनको भी लगा कि हमको जाना चाहिए। तो ये एलिजाबेथ के समय में एक कंपनी की स्थापना करते हैं और उसके बाद फिर वहां से भारत के साथ आते हैं व्यापार करने के लिए, और 70 से 80 सालों में ही ये धन संपदा में इन चारों द्वीपों में सर्वश्रेष्ठ हो जाते हैं। जिनके पास दौलत बढ़ती है तो थोड़ा सा घमंड भी बढ़ता है। और यहाँ पे अगर ध्यान दें तो इनका सबसे बड़ा भूखंड है, तो इनकी संख्या भी ज्यादा रही होगी। अब इनकी संख्या है तो इनकी ताकत ज्यादा है, क्योंकि अब दौलत भी आ गया है। तो एक सामान्य सा आपको परिचय बताएं मानव का भी, आप अपने गांव में भी देख लें, कस्बे में भी देख लें कि अगर कोई व्यक्ति धन और ताकत से संपन्न होता तो सबसे पहले अपने पड़ोसी को ही परेशान करता है, उसी का खेत में कब्जा करना शुरू करेगा, उसको परेशान करेगा। वैसे इनको लगा कि जब ये इंग्लैंड ताकतवर होने लगा, इसके पास दौलत आ गई, तो सबसे पहला शिकार होता है वेल्स। वेल्स पर ये कब्जा करता है और इंग्लिश साम्राज्य में मिलाता है, इंग्लिश साम्राज्य में इसको मिला, और फिर वेल्स केवल एक इसका खंड बन करके रह जाता है, इस साम्राज्य का अपना स्वतंत्र अस्तित्व खो देता है। ये घटना है 17वीं शताब्दी। अब कुछ ऐसे विद्वान हैं जो लोग कहते हैं कि यहाँ संसदीय प्रणाली, क्योंकि हम लोग संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से ही उधार लिए हुए हैं। आप लोग जब पढ़ते होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में तो देखते होंगे कि हम लोग संसदीय प्रणाली कहाँ से लिए हुए हैं, आपातकाल कहाँ से लिए हुए हैं, उसी तरह संसदीय प्रणाली हम लोग ब्रिटिश से लिए। कुछ इतिहासकार या कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि राष्ट्रवाद का उदय फ्रांस की क्रांति से नहीं बल्कि ब्रिटेन में हुआ है। उसके तर्क ये देते हैं कि इनके यहाँ कोई भी क्रांति के माध्यम से परिवर्तन नहीं हुआ था। जैसे फ्रांस में अचानक से आया, बास्तिल की घटना घट गई और सारे लोगों ने जेल को फटक तोड़ दिया, जो 7-8 कैदी थे उनको हटा दिए, फिर ऐसे 1848 में कुछ होता है। तो ऐसी घटना यहाँ पे नहीं होती, यहाँ धीरे धीरे होता है। और ऐसी घटना 1688 ईस्वी में एक ऐसा समय आता है जब वहां की संसद राजा से शक्ति छीन लेती है और संसद के अधीन कर देती शक्ति, और वहां का राजा नाम मात्र का शक्ति का केंद्र बिंदु रह जाता है। थोड़ी सी घटना बताते राजनीतिक का। अब आते हैं हम लोग वापस फिर इसी बिंदु। आपको ये बताएं कि ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, ये स्कॉटलैंड, वेल्स और ये इंग्लैंड पूरा होते हुए ये ब्रिटिश आइलैंड के रूप में जाना है, ब्रिटिश आइलैंड। ब्रिटेन कोई देश नहीं है, ब्रिटेन के कहने के लिए इसको यूके, जब यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कहेंगे तो एक देश का हो जाता है, लेकिन ब्रिटेन जो है, ये ग्रेट ब्रिटेन एक भूखंड का, ये ब्रिटिश द्वीप है। 1688 में इनके यहाँ संसदीय क्रांति होती है। उसके बाद ये आपने देखा कि वेल्स को किस तरह से हस्तगत कर रखे हैं। भारतीय उपनिवेश के माध्यम से इनको लगातार धन दौलत पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, ताकत इनकी बढ़ती जा रही थी। फिर ये स्कॉटलैंड पर भी नजर रखते हैं, स्कॉटलैंड पर, और घटना ऐसे करते हैं कि स्कॉटलैंड को भी कब्जा करने की कोशिश करते हैं। और 1707 ईस्वी एक ऐसा अधिनियम पारित करते हैं जिसको एक्ट ऑफ यूनिटी कहते हैं, एक्ट ऑफ यूनियन, और ये होता है 1707 ईस्वी, एक्ट ऑफ यूनियन। और इसी के तहत यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन, और स्कॉटलैंड इंग्लैंड के साम्राज्यवादी नीति का शिकार हो जाता। अब स्कॉटलैंड भी इनके अधीन आ गया। अब इनके अधीन पूरा ब्रिटिश आइलैंड आ गया, पूरा ब्रिटिश आइलैंड अब इंग्लिशों के अधीन आ गया। इनकी जो भाषा थी वो थी गैलिक, स्कॉटलैंड की भाषा थी गैलिक। इनका एक विशेष पहनावा हुआ करता था। अगर आप पुराने फिल्मों को देखें
तो बड़ा सा टोपा वोपा लगा करके एक विचित्र टाइप का, क्योंकि उनका हमारे लिए विचित्र कह रहे हैं, उनका एक अलग सा पहनावा था, औरतें एक लबादा टाइप का ओढ़ा रहती थी। तो इन्होंने क्या किया कि जब 1707 के अधिनियम के तहत ये स्कॉटलैंड का अधिग्रहण कर लेते हैं, तो ये नियम लगाते हैं कि स्कॉटलैंड के लोग अपनी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, गेलिथ नहीं बोल सकते। कहते हैं कि ये अपने विशेष पहचान वाली पोशाक को नहीं पहन, दोनों पर आरोप लग गया। तो कहीं कहीं गेलिथ भी कहते हैं, गेलिक। उनकी जो राजनीतिक अलग से परंपराएं थी उसको धीरे धीरे नष्ट किया जा रहा है, कि सांस्कृतिक पृथक अस्तित्व को समाप्त करने की कोशिश किया जा रहा है। यहां तक कि यह धर्म का हथियार के रूप में प्रयोग सबसे पहले स्कॉटलैंड से ही शुरू करते हैं इंग्लैंड वाले, जो जहर बो करके हमारे देश में गए हैं 1909 में, वो उनके यहाँ पहले ही शुरू कर देते हैं, और उसका रिजल्ट इन्हें मिला था। है क्या कि अगर आप देखें ईसाई धर्म के बारे में, अगर आपने पढ़ा ईसाई धर्म के बारे में, तो उनके दो संप्रदाय होते हैं ईसाई धर्म के बारे में। पहला होता है कैथोलिक, और ये अपने आप को परंपरावादी मानते हैं। दूसरे होते हैं प्रोटेस्टेंट, ये अपने आप को सुधारवादी कहते हैं। ब्रिटिश लोग अपने आप को सुधारवादी धार्मिक आंदोलन का प्रणेता बताते थे। अब आते हैं यहाँ स्कॉटलैंड में क्या था कि लगभग बहुसंख्यकों की आबादी यहाँ पे कैथोलिकों की थी। कैथोलिक स्कॉटलैंड में बहुसंख्यक थे, और जो प्रोटेस्टेंट थे इनकी आबादी कम थी। लेकिन क्योंकि इंग्लिश लोग प्रोटेस्टेंट को मानते थे, तो उन्होंने इनको प्रश्रय दिया और इनका दमन करना शुरू कर दिया कैथोलिकों का। इस तरह से आपने देखा राजनीतिक परंपरा भी इनकी छीन ली, सांस्कृतिक परंपरा भी इनकी छीन ली, इनके भाषा का भी ये हनन कर रहे हैं। ठीक है, इनके पोशाक के पहनावे पर इन्होंने रोक लगा दिया हुआ है। अब इनके धर्म के बीच में भी ये विभेद पैदा करके प्रोटेस्टेंटों को वरीयता देते हैं। इस तरह से धीरे धीरे स्कॉटलैंड अपना पृथक अस्तित्व खोता जाता है और इंग्लिश साम्राज्यवाद का शिकार हो जाता है। इतने से भी इन लोगों को तसल्ली नहीं होती है, क्योंकि लगातार ये विभिन्न महाद्वीपों में अपने उपनिवेश के माध्यम से शक्ति और धन अर्जित करते जा रहे थे। तो अब इनका शिकार 1801 ईस्वी में आयरलैंड भी हो जाता है। आयरलैंड को ये 1801 ईस्वी में अधिग्रहित कर लेते, अपने साम्राज्य में मिला लेते, और यही नाटक शुरू कर देते हैं ये लोग आयरलैंड में भी। वहां पर भी धार्मिक रूप में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिकों को लड़ाया जाना, प्रोटेस्टेंट को समर्थन देना, कैथोलिकों का दमन करना, उनके जो अलग से, अभी आप देखें इस समय भी, वर्तमान में भी अगर आप देखें तो ब्रिटिश का जो वो होता है इंग्लिश होती है, और जो आयरिश इंग्लिश होती है उसमें अंतर होता है। जनरली आप लोग ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश के बारे में तो अंतर समझते होंगे कि यहाँ कहाँ बिस्किट कहा जाता है, कहाँ कुकीज कहा जाता है, लेकिन इनके में भी अंतर होता, अभी भी अंतर है, क्योंकि ये बाद में स्वतंत्र होता है। इसकी कहानी अभी हम बताते हैं। जब 1801 ईस्वी में इसका अधिग्रहण कर लेते हैं, तो उसके बाद विभिन्न महाद्वीपों में जिस तरह से ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आंदोलन शुरू होता है स्वतंत्रता का, तो आयरलैंड में भी शुरू हो जाता है। आयरलैंड में भी शुरू होता है, और होता क्या है कि आयरलैंड के जो निवासी हैं, अपने आंदोलनों के माध्यम से 1922 ईस्वी में ब्रिटिशों के साथ एक समझौता करने में कामयाब हो जाता। लेकिन जिस तरह से हमें आजाद करते समय इन ब्रिटिशों ने दो टुकड़ों में तोड़ दिया था, भारत और पाकिस्तान बना दिया था, यही गंदगी वहां भी मचा दिए और आयरलैंड को ही दो टुकड़ों में तोड़ दिए, उत्तरी आयरलैंड और दक्षिणी आयरलैंड। इसको तोड़ने के बाद उत्तरी आयरलैंड को ये अपने साम्राज्य के अंतर्गत कर लेते और यह एक स्वतंत्र गणराज्य बन जाता है।
आयरलैंड एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में 1922 में स्थापित हुआ। और ये जो नॉर्दर्न आइलैंड है, इसको इस साम्राज्य में अपने समाहित कर। अब इसका टोटल जो नाम होता है वो देखें क्या होता है। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। यहां तक तो सभी लोग जान रहे हैं, लेकिन इसका पूरा नाम है एंड आयरलैंड। लेकिन इसको शार्ट में केवल यूके कहा जाता है। ये रहा इंग्लैंड का ब्रिटेन बनना, फिर ब्रिटेन का यूनाइटेड किंगडम बनना, ये स्टोरी रही। अब देखें इन्होंने किस तरह से जब इस पर कब्जा किया वेल्स पे, तो वेल्स को खत्म कर दिया, स्कॉटलैंड को खत्म कर दिया और आयरलैंड को खत्म कर दिया। लेकिन कहानी अभी यहीं समाप्त नहीं हो रही है। जब ये यूनियन जैक आप लोग सुने होंगे, जिन लोगों ने कोई पुरानी मूवी देखी हो जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है, तो उसमें ब्रिटिशों के झंडे को यूनियन जैक कहा जा रहा है। अगर लगान मूवी आप लोगों ने देखी हो तो आपको याद है, उसमें तो पूरा अंग्रेजे दिखाई दिए हैं। और वो कचरा वाला वाली आप लोग देखें, अच्छा लगेगा वहां जाकर, पहले यहां पढ़े। यहां पे अगर आप देखें यूनियन जैक, ये ब्रिटिश तिरंगे को कहा जाता है यूनियन जैक। अब हमने तिरंगा क्यों कहा, इसमें 3 रंग नहीं है। ये देखें, ये स्कॉटलैंड का जो एक झंडा था, जो स्वतंत्र देश जब ये था, इसके झंडे को भी समाहित किया जाता है। जब इंग्लैंड का एक झंडा अलग से था ही, और ये उत्तरी आयरलैंड का भी इसमें जो ध्वज था उसको इसमें समाहित करते। लेकिन होता क्या है कि वेल्स के जो ध्वज था उसको समाहित नहीं करते। अब दिमाग में ये आता होगा कि ऐसा इन्होंने क्यों किया, क्योंकि जब ये झंडा या ध्वज फ्लैग इनका बनाया जा रहा था यूनियन जैक का, उस समय ये माना गया कि इंग्लैंड के ही अधीन वेल्स है, ना कि स्वतंत्र कोई देश है वेल्स। इतने चीजों के होने के बाद अब जो संधि हो रही है या जो नया देश निकल करके सामने आ रहा है, वो आज तक अस्तित्व में है और उनका झंडा भी अलग है, उनके गीत भी अलग है। और इस तरह से अगर हम इन चीजों को ध्यान से देखें तो अब तो समझ में आ ही गया होगा कि इंग्लैंड क्या है, वेल्स क्या है, स्कॉटलैंड क्या है और आयरलैंड। ठीक, अब ये ध्यान दें, इनका तो यही महत्वपूर्ण लंदन है। लंदन तो इनका शहर है और पूरे यूके का माना जाता है। लेकिन अक्सर आप लोग ग्लासगो की चर्चा सुनते हो। ग्लासगो यहाँ पे स्कॉटलैंड वाले, यहीं पे एडिनबर्ग भी है जो काफी चर्चित जगह माना जाता है। ठीक, आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, क्योंकि जनरली लोगों के अंदर कंफ्यूजन रहता कि है क्या चीज। और अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये एक छोटी सी झलक है इतिहास का। जब हम लोग प्रॉपर क्लास लेंगे तो इस तरह के महत्वपूर्ण और रोचक घटनाओं को आपके सामने अक्सर लाएंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।